हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों आप लोग। अपन पढ़ रहे हैं कौन सा वाला पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी वाला पढ़ रहे थे बच्चों चैप्टर हम लोग, जिसके अंदर हम लोगों ने कितनी सारी चीज़ें देख ली कि किस तरह से कितने डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने कैसे डिफरेंट आइडियाज़ दिए कि पीरियोडिक टेबल को कैसे बनाया जाए बच्चों। और उसके बाद हम लोगों ने कितने सारे उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक देखे कि पीरियोडिक टेबल थी, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा बच्चों कि किस तरह से हमने एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया था। आज बच्चों अपन पढ़ रहे हैं पीरियोडिसिटी के बारे में, उसी में आगे कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं अपन। पीरियोडिसिटी क्या चीज़ होती है बच्चों? ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। जब किसी पीरियड के अंदर अपन क्या बोलते हैं, या तो टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट क्या होंगी बच्चों, प्रॉपर्टीज इंक्रीज या डिक्रीज होंगी। तो डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट जो होता है, मतलब प्रॉपर्टीज जिस तरह से बदलती हैं किसी पीरियोडिक टेबल में, उसको अपन क्या कहते थे बच्चों, पीरियोडिसिटी कहते हैं। बात समझ में आ गई। पीरियोडिसिटी क्या हुआ, असल में पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी। तो प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हो रही हैं, बात समझ में आ गई। विथ रिस्पेक्ट टू ग्रुप और पीरियड में या ग्रुप के अंदर अपन देखते हैं बच्चों की कैसे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बदलती हैं। तो जैसे एलिमेंट की प्रॉपर्टी बदल रही है, जैसे चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर, वो चीज़ आपकी पीरियोडिसिटी कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब अपन बात करें पीरियड के अंदर, अगर हम बात करते हैं तो पीरियड में हम चलते हैं बच्चों टॉप टू बॉटम। अगर आपको याद हो तो अपन ने क्या करा था, टेबल बनाई थी। टेबल के अंदर हम लोगों ने क्या कहा था बच्चों, पीरियड जो होते हैं वो यहाँ से होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और जो ग्रुप थे बच्चों अपने, वो ग्रुप यहाँ से स्टार्ट थे, वो थे 1 2 3 4 से लेकर 18 तक थे। इतनी बात याद है बच्चों। तो पीरियड में मैं बता रही हूँ टॉप टू बॉटम, जब आप टॉप टू बॉटम चलते हो तो यहाँ पे क्या होता है, एन इंक्रीज होता है विद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम बच्चों जानते हैं कि एटॉमिक जो हमने टेबल देखी थी पीरियोडिक टेबल, वो किसके ऊपर बेस है, अपने एटॉमिक नंबर पे बेस है। मतलब उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे रखा है अपने एलिमेंट को, उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे उनका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग वो सिस्टमैटिक अरेंज है। ये हमारी मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हमको बताती है, जो आज भी हम बच्चों पढ़ते हैं। ठीक है, उसके अंदर जैसे हम लोगों ने देखा है बच्चों, पीरियड के अंदर हम टॉप टू बॉटम की बात करते हैं, तो टॉप टू बॉटम में कैसे चलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा, उसके साथ साथ आपका एन का वैल्यू भी बढ़ेगा। एन अगर मैं बात करूं तो एन असल में क्या है बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कह सकते हो आप, और एन आपकी शेल्स हैं। KLMN नाम दिया था बच्चों अपन ने जिसको, वो शेल्स होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। शेल्स की सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जैसे SPDF, ये बात हम जानते हैं बच्चों। तो हम जानते हैं कि एन इंक्रीज होगा विथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो एन का वैल्यू भी बढ़ेगा। लेकिन बच्चों जब हम ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप का मतलब जब आप चलोगे लेफ्ट टू राइट बच्चों चलते हो, तो एन जो रहता है वो तो सेम रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते रहते हैं। ये बात हम लोगों ने देखी थी। जैसे आपने देखा होगा एग्जांपल बहुत सारी ले ली होंगी, लिथियम की बात करो, बेरिलियम की बात करो, फिर आप बात करते हो बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो सारे एलिमेंट्स आते रहते हैं। ठीक है, सॉरी, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर उसके बाद अपन ने कौन सा, नियॉन देखा था बच्चों। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह से बीच में एक दो गायब भी होंगे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अपन सिर्फ समझने के लिए करें बच्चों। जब हम चल रहे हैं लेफ्ट टू राइट की तरफ, तो हम क्या कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट चलने पर आपका जो शेल होता है बच्चों, वो शेल क्या रहता है आपका, फर्स्ट वाले में तो दूसरे आ जाते हैं, यहाँ पर आपका सेकंड आ चुका होता है इनके लिए, अगर मैं नंबर दूँ तो, मतलब इनका शेल बच्चों सेकंड ही चलेगा। बात समझ गए आप। तो शेल तो आपका क्या हो रहा है, मतलब जो एन नंबर है आपका वो तो सेम है, लेकिन आपका क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे लेकिन एन आपका सेम रहेगा। तो वो चीज़ क्या होती है बच्चों, ग्रुप के अंदर अपन ये प्रॉपर्टी देखते हैं। बात समझ गए, ठीक है। अब बात करते हैं अपन पीरियोडिसिटी क्यों आती है, क्यों आपने देखा है कि भाई डिफरेंट ग्रुप जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज कैसे बढ़ाते हैं या घटाते हैं, ये चीज़ें हमें क्यों देखने मिलती है बच्चों, इसका कॉज क्या है। पीरियोडिसिटी समझ में आ गया क्या चीज़ है, प्रॉपर्टीज का बदलना। ठीक है, अब वो प्रॉपर्टीज जो चेंज हो रही है उसका कॉज क्या है, तो उसका रीजन क्या है बच्चों कि सम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन रिपीट एट रेगुलर इंटरवल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो क्या होता है, कुछ इंटरवल के बाद रिपीट होता रहता है। कि आपने जैसे देखा होगा बच्चों, अगर मैं बात करूं लिथियम बेरिलियम, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, वापस से जब आप लिथियम के नीचे आओगे एस ब्लॉक वालों के लिए, तो आपका क्या होगा, जो इसका आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन है वो फिर से रिपीट हो जाएगा, उसके बाद वापस देखेंगे फिर से रिपीट होगा। तो ये जो अपन आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन देखते हैं बच्चों, हर एलिमेंट के लिए क्या होता है, कुछ इंटरवल के बाद रिपीट होने लग जाता है, इसीलिए अपन बोलते हैं कि ये पीरियोडिसिटी निकल के आती है इस केस में। जब क्या हो रहा है, प्रॉपर्टीज आपकी क्या हो रही है, चेंज होती जा रही हैं। और रेगुलर चेंज क्यों दिख रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी कुछ एलिमेंट्स का एक जैसा ही है, जिनको हमने ग्रुप में डिवाइड किया है। बात समझ गए ये चीज़, ठीक है बच्चों। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कि बेसिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बच्चों, जिसमें फर्स्ट आते हैं अपन वैलेंसी के लिए। वैलेंसी असल में क्या होती है बच्चों, आप कहोगे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है वो उसकी वैलेंसी होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी अपन कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि
इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इन आउटर मोस्ट शेल टू कंप्लीट आउटर ऑर्बिटल। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल या शेल को कंप्लीट, जो आपकी आउटर मोस्ट शेल है बच्चों, उसको कंप्लीट करने के लिए आपको जितने एलिमेंट, जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी वैलेंसी कहलाएगी। ये बात बच्चों आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आए होंगे, जिसे हम लिथियम के लिए बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के बताऊँ तो आपको पता है ये तो न्यूक्लियस हो गया, ये आपकी के शेल हो गई बच्चों, के शेल जिसके अंदर एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके होते हैं। के का नाम 1 होता है और इसमें अगर मैं कहूँ एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। अब आते हैं बच्चों अपन एल शेल के लिए, जिसका नंबर क्या होता है 2 और एस, क्योंकि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। जो के वाले उस पे फ्लोर पे हमको एस ही मिलता है बच्चों, एल वाले पे हम बोलते हैं एस और पी दोनों मिलते हैं, मतलब इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। लिथियम पे चलते हैं बच्चों, लिथियम के ऊपर क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ कि नहीं, और इसको कितनी रिक्वायरमेंट होती है 7 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों इसकी 7 होगी। अब वैलेंसी होती है प्लस में भी और माइनस में भी, हाँ कि नहीं। वैलेंसी प्लस और माइनस में कैसे होती है बच्चों, या तो इलेक्ट्रॉन दे दे या इलेक्ट्रॉन ले ले। इस एलिमेंट के पास बच्चों जब हम बात करते हैं लिथियम की, मैंने अभी लिथियम के लिए आपको डायग्राम बना के बताया, इस केस में क्या होता है लिथियम को कम से कम कितने चाहिए बच्चों, आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें से लिथियम के पास 1 है, खुद के पास 1 है। अब इसको कितने चाहिए 7 चाहिए। ठीक है, अब 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों, तो इसकी वैलेंसी हम पॉजिटिव नेगेटिव 2 तरीके से भी बता सकते हैं, पॉजिटिव वैलेंसी और नेगेटिव वैलेंसी भी बता सकते हो आप। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन दे दे, 2 कंडीशन है इसके पास, या तो 1 इलेक्ट्रॉन देके शेल ही हटा दो, या फिर क्या करे 7 इलेक्ट्रॉन देके इसको भर दे और स्टेबिलिटी की ओर चला जाए। तो ये क्या करता है बच्चों, मोस्ट केसेस में ये क्या करता है, इसके लिए आसान तरीका क्या है, कितने 7 जनों को ढूंढेगा भाई 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लो मुझसे, तो वो कोशिश करता है मेरे पास 1 ही तो इलेक्ट्रॉन है, दे दो और मस्त हो जाओ, अच्छे बन जाओ। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है बच्चों, तो इसकी वैलेंसी आ जाती है +1। अगर देगा तो +1 पॉजिटिव रहेगा, लेगा तो नेगेटिव माना जाएगा। तो लिथियम के केस में बच्चों हम 2 वैलेंसी की बात कर सकते हैं कि भाई या तो +1 या -7। माइनस का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन इसने किसी से ले लिए, तो बच्चों माइनस चार्ज आएगा, देगा तो प्लस चार्ज, लेगा तो माइनस चार्ज। इतनी बात समझ में आ गई। लिथियम की 2 वैलेंसी निकल के आती है बच्चों। वैलेंसी मतलब इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट, कितनी इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये चाहे तो देकर शेल भी हटा सकता है। तो वैलेंसी पॉजिटिव हो गई बच्चों। जब इलेक्ट्रॉन दे देता है कोई एलिमेंट तो अपन वैलेंसी पॉजिटिव में बताते हैं, लेता है तो वैलेंसी नेगेटिव हो जाती है। अब लिथियम के लिए 2 केस है, +1 और -7। तो हम ये देखते हैं बच्चों कि कौन सा वाला रास्ता ज़्यादा क्या है, ईजी है। इसके लिए इजी केस क्या है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन दे देना, इसलिए लिथियम हमेशा आपको +1 में दिखेगा, -7 वैलेंसी नहीं बताता, क्योंकि कोई भी इतने सारे एलिमेंट नहीं आते जो इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे दें। और 7 इलेक्ट्रॉन आने से आप भी जानते हो न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस होगा, न्यूक्लियर चार्ज का बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, तो इस चक्कर में स्ट्रक्चर जो है वो अफेक्टेड होगा। इसलिए क्या होता है बच्चों, कोशिश ये रहती है कि न्यूक्लियर चार्ज भी बैलेंस रहे। लिथियम की बात कर लेते हैं, बेरिलियम पे चलते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसी तरीके से बाकी एलिमेंट में भी चलता रहता है बच्चों। और कार्बन का केस भी आप लोग पढ़ के आए होंगे लोअर क्लासेस में, तो हम लोग यही कहते हैं बच्चों, कार्बन के केस में क्या होता है भाई, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर इसके 2 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, अब इसको यहाँ पे 8 चाहिए, 8 में इसके पास बच्चों 4 होते हैं। तो आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन देखा होगा, 1s में 2, 2s में 2 और 2p में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। ठीक है, मतलब इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास कंडीशन क्या होती है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो बच्चों कार्बन की प्रॉपर्टी क्या निकल के आती है, इसकी अलग ही प्रॉपर्टी हो जाती है। ये ना तो किसी को देता है इलेक्ट्रॉन, ना लेता है। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। कोवेलेंट मतलब यहाँ पे शेयरिंग कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स की, और कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करता है कार्बन हमेशा, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन तो क्या रहेंगे आपके पास, प्रोटॉन तो 4 रहेंगे, है ना। अगर इन केस की बात की जाए, आउटर मोस्ट वाले का अपन काउंट करते हैं तो 4 प्रोटॉन तो इसके पास हो गए, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन 0 हो गए, तो बैलेंस क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। वही वाली बात, अगर 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो 8 इलेक्ट्रॉन, और आपके पास प्रोटॉन कितने रह गए, 4, तो इसका मतलब वो भी जो अपन कहेंगे बैलेंस हो गया बच्चों, गड़बड़ हो गया। बात समझे, इम्बैलेंस हो जाता है, इसलिए स्टेबल नहीं हो पाता कार्बन। इसीलिए कार्बन की प्रॉपर्टी हमेशा हम क्या पढ़ते आए हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, उसी ने एक तरीका निकाला था कोवेलेंट बॉन्डिंग का तरीका, कार्बन नहीं निकाला बच्चों। और कार्बन की एक और प्रॉपर्टी होती है, आप पढ़ के आए होंगे, कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब कार्बन अपने कार्बन के साथ जुड़कर लंबी चेन बना लेता और कोई एलिमेंट नहीं बनाता, क्योंकि कोवेलेंट प्रॉपर्टी शो करता है बच्चों। इसलिए क्या करता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ेगा, दूसरे से तीसरा, और पूरी एक लंबी चेन बना लेगा, जो बनाता है बच्चों पॉलीमर। पढ़ा है आप लोगों ने, कार्बन की लंबी चेन मिलकर पॉलीमर बनाती है। पॉलीमर का मतलब ये होता है कि छोटी यूनिट जुड़ी और बड़ी यूनिट बना दी। जैसे आप क्या करो, छोटी मोटी बॉल्स हैं आपके पास, कलरफुल बॉल है, आपने क्या करा, बहुत सारी आपके उसमें घर में पड़ी हुई थी, दिवाली की सफाई में बाहर निकली और सबको जोड़ के एक लंबी चेन बना लिया आपने, कि कुछ नई चीज़ बना के देखा जाए। एक लंबी चेन बना के रख दी तो क्या हुआ, बॉल को जोड़ते गए और चेन बनाते गए,
तो जो बॉल पहली जुड़ी है वो तो आपका कहलाएगा मोनोमर, छोटी यूनिट, और उससे आपने बड़ी यूनिट बनाई है तो आप उसको पॉलीमर कहते हो बच्चों। और यही पॉलीमर से आपके हाथ के पेन बोल लें प्लास्टिक के, या फिर हम कहते हैं जिस चेयर पे, प्लास्टिक की चेयर पे बैठे हो बच्चों, असल में प्लास्टिक पूरा पॉलीमर के ऊपर ही बेस्ड है। तो ये बात समझ में आ गई हमें कार्बन से रिलेटेड, इतनी बात क्लियर है बच्चों। तो हमने कह दिया भाई वैलेंसी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, कार्बन के अंदर वैलेंसी नहीं आती। कभी भी आप देखना कार्बन पे चार्ज बहुत कम केसेस में आता है, मोस्टली कार्बन के ऊपर चार्ज नहीं आता। इतनी बात समझ गए। अब उसके बाद बात करते हैं बच्चों डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है कि कितना मास कितने वॉल्यूम में रखा गया है, m/v। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई बच्चों। वैलेंसी के अंदर कोई दिक्कत है किसी को? पॉजिटिव नेगेटिव दो टाइप की वैलेंसी निकलेगी बच्चों आपके पास, कैसे आएगी वो अपन ने देख लिया। अब अपन ने देखा था बच्चों लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होगा, टॉप टू बॉटम चलने पर क्या होना चाहिए। देखो मैं बता देती हूँ बच्चों आपको, इसमें प्रॉपर्टीज जो अपन वर्ड पढ़ रहे हैं ना, इसमें बहुत डिटेल में चीजें हैं, बहुत सारी। अभी मैंने आपको एक टर्म लिख के बता दी वैलेंसी। वैलेंसी के अंदर अपन ने देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट कितनी है, वो देख ली, पॉजिटिव नेगेटिव देख लिया। अगर कोई एलिमेंट दे देता है इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव, ले लेता है तो नेगेटिव। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना, अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होता है, साइज छोटा होता है एलिमेंट का, क्योंकि शेल नहीं बढ़ती। साइज छोटा होने की वजह से क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन देना और लेना दो प्रॉपर्टी कहलाती है। एक तो आपकी होती है बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन, आप कहते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एक आप कह सकते हो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब क्या होता है कि कितना पॉजिटिव चार्ज किसी एलिमेंट पे आया है, और वो कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। बच्चों जब अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आप खुद ये सीरीज देखकर समझ सकते हो, ये सारे एलिमेंट जैसे आप लेफ्ट टू राइट की तरफ चलोगे तो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रॉपर्टी दर्शाएंगे। इसीलिए अपन कहते हैं कि भाई जो कॉर्नर वाले होते हैं ये मेटल होते हैं, और इधर वाले बच्चों अपन इनको नॉन मेटल कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेने की प्रॉपर्टी बढ़ाते जाते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन तक अगर आप कंडीशन देखोगे तो ये सब इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 1 है, इसके 2 है, इसके 3 है। बोलता है 5 इलेक्ट्रॉन, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन देने की बजाय मैं अपने कम इलेक्ट्रॉन दे दूं और वो पॉजिटिव वैलेंसी को बनाए रखूं। मेरी बात समझ गए। तो बच्चों ये अपन कहेंगे मेटालिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये वाले नॉन मेटल शो करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेते हैं। बात समझ गए। तो हम कहते हैं बच्चों लेफ्ट टू राइट चलने पर मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है। और बात करते हैं अगर अपन टॉप टू बॉटम चलते हैं बच्चों, जो पीरियड में मैंने बताया था आपको टॉप टू बॉटम चलोगे आप 1 to 7 पीरियड में, तब आप क्या कहते हो बच्चों, जैसे साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रॉपर्टी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन देने की प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। ठीक है, और हम जानते हैं नॉन मेटल जो होगा बच्चों उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गुण होगा उसमें। और ये जो अपन मेटल की बात करेंगे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। एक ही बात से बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकलते हैं। अब अपन बात करें बच्चों डेंसिटी की। डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि कितनी ज़्यादा वो चीज़ भारी है ना। डेंसिटी को अपन मास अपॉन वॉल्यूम से निकालते हैं कि कितने वॉल्यूम में कितना मास रखा गया है। बात समझ गए, वो आपकी बच्चों डेंसिटी कहलाएगी। अब डेंसिटी कहाँ पे बढ़ती है, कहाँ कम होती है, यहाँ पे देखना बच्चों। अगर अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है, आपके पास बच्चों 2 टर्म बार बार पढ़ोगे आप, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। सीधी बात है, आपके हाथ में टेबल है बच्चों, तो आप खुद देख सकते हो कि टेबल में हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट चलना। ये आपका होता है ग्रुप की तरफ चल रहे हो आप, है ना, ग्रुप 1 से लेकर 18। और अगर मैं बार बार कहती हूँ बच्चों की टॉप टू बॉटम चल रहे हो, इसका मतलब आपके पीरियड 1 से लेकर 7, ये आपके पीरियड हो गए बच्चों, ये आपके ग्रुप हो गए। ये अपन ने ऐसे देख लिया। अब बच्चों अपन बात करते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो हम लोग पहले ही कह चुके कि n का वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं बच्चों। तो जैसे अपन लेफ्ट टू राइट की तरफ चले, आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन बढ़ने के लिए अब क्या होगा कि वहाँ शेल तो सेम ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हो। बात समझे। जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास है 11th क्लास की, और आपकी क्लास में क्या है 10 बच्चों की कैपेसिटी है, फिर भी और भी एक्स्ट्रा बच्चे, एक्स्ट्रा बेंचें लगा के और बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, क्लास डेंस हो जाएगी, क्लास की डेंसिटी बढ़ेगी। बात समझ गए, ठीक है। लेकिन क्या किया जाए कि भाई 11th क्लास में हमने डिसाइड कर लिया कि इतनी क्लास में 10 ही बच्चे बैठेंगे, तो क्या किया, नेक्स्ट आने वाले बच्चों के लिए नया रूम ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट तो बढ़ रहे हैं लेकिन उनके साथ साथ क्लासरूम भी बढ़ गए। लेकिन यहाँ पे बात की क्या गई पहले वाले केस में बच्चों कि स्टूडेंट बढ़े, इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब स्टूडेंट बढ़े, लेकिन क्लास आपकी सेम ही है, उसी में अरेंज करते जा रहे हैं। तो हम कहेंगे जिस एक क्लास में आप ज़्यादा बच्चे बिठा रहे हो वो क्लास डेंस है, और जिस एक क्लास में आपने 10-10 का सेट बिठा लिया, मतलब वो क्लास आपकी डेंसिटी आप क्या कहोगे, नॉर्मल है। कम भी नहीं बोलोगे, लेकिन हाँ नॉर्मल है, जितनी रहनी चाहिए उतनी है, डेंसिटी बढ़ेगी नहीं, एज इट इज रहेगी, डेंसिटी सेम रहेगी। इतनी बात समझ गए बच्चों। तो यहाँ पे हम जब कहते हैं लेफ्ट टू राइट चलते हैं, आपका शेल तो सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब लेफ्ट टू राइट चलने पर आपकी डेंसिटी बढ़ेगी,
सीधी सी बात है। लेकिन जब बच्चों टॉप टू बॉटम चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन के नंबर के साथ साथ आपका n का वैल्यू बढ़ता है, वो अपन पहले ही लिख चुके हैं। n का वैल्यू भी इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन के साथ साथ। इट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो साथ में उनको बिठाने के लिए आपने क्या करा, क्लासेस का अरेंजमेंट भी कर रखा है, शेल्स का, सब शेल्स का भी अरेंजमेंट कर रखा है, तो आप इलेक्ट्रॉनों को आराम से बिठा सकते हो। तो आपकी डेंसिटी क्या होती है बच्चों, कांस्टेंट रहती है, नॉर्मल रहती है, हम कह सकते हैं कांस्टेंट रहता है, वैल्यू उसका बढ़ता नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। बीपी एंड एमपी क्या होता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं इसको, है ना। मैंने बीपी और एमपी लिखा है, उसको फुल फॉर्म अगर आप पढ़ोगे तो हम कहते हैं बच्चों इसको बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। बीपी या बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का बॉयल होना। जिस टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस बॉयल होता है तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, जिस टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस मेल्ट होता है तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। बात समझे, इसको समझो बच्चों। अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे पानी बॉईल होता है, पानी को कितने टेम्परेचर तक हीट किया आपने कि वो बॉईल हुआ। ऐसा तो नहीं घर में अपन पानी गर्म करते हैं तो क्या करते हैं, अचानक से तो बॉईल नहीं होता, गैस पे रखते ही थोड़ा गर्म होता है, कुछ टाइम बाद 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब कोई ना कोई टेम्परेचर तो वो लेता होगा, तब जाके वो बॉईल होता होगा, तो वो टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। अब मेल्टिंग पॉइंट का एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, ठंड आ रही है, ठंड के मौसम आ रहा है अभी, तो आप लोग घर में नारियल तेल काम में लेते हो, नारियल तेल लगाते हैं अपन। तो नारियल तेल क्या होता है, जैसे ही ठंड के दिन आते हैं, मतलब टेम्परेचर डाउन होते ही आपका नारियल तेल जम जाता है, और ठंड के दिन के बाद वापस से जब गर्मी के दिन आने लगेंगे तो धीरे धीरे ऐसा टाइम आता है जब आपका वो नारियल तेल मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, पिघलना स्टार्ट हो जाता है। तो वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस क्या होता है बच्चों, मेल्ट होता है, वो कहलाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आइस भी तो मेल्ट होती है कोई ना कोई टेम्परेचर पे, 0 टेम्परेचर पे आइस बनी भी रहती है सॉलिड फॉर्म में, लेकिन जैसे आप उसको बाहर निकालते हो रूम टेम्परेचर की तरफ आते आते जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है वो मेल्ट होने लग जाती है, और वही उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाया। 2 टर्म समझ में आ गई। जिस भी टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस अगर बॉईल होगा तो बॉइलिंग पॉइंट, और जहाँ पे वो सब्सटेंस मेल्ट होगा तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों अपन को। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कैसे अफेक्ट होते होंगे, है ना। बात समझो बच्चों, अगर अपन बात करते हैं कोई भी सब्सटेंस अगर छोटा है, जिसका साइज छोटा होता है, तो इसका मतलब आप 2 कॉन्सेप्ट और ध्यान रखो बच्चों दिमाग में। जिसका साइज छोटा होता है उसका क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी से। बात समझ में आ गई। ये जो लिथियम बेरिलियम हमने बात करी थी, ये जनरली होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक के तत्व होते हैं बच्चों। और एस ब्लॉक की तो प्रॉपर्टी जन्मजात, मतलब ये लिख के लेके आए हैं कि भैया हम तो इलेक्ट्रॉन ही देंगे, किसी भी केस में हम इलेक्ट्रॉन लेंगे ही नहीं, कोई कुछ भी कंडीशन हो जाए, कभी भी किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन लेते ही नहीं है। जोर जबरदस्ती मार पीट के दिलवाया जाए तो बात अलग है, वरना खुद से बोला जाए कि ये प्रॉपर्टी क्या शो कर रहा है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ज़्यादा सोचते नहीं है। लेकिन पी वाले, डी वाले, एफ वालों को सोचना पड़ता है कि भाई हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास 10 है, हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन है। मेरी बात समझे बच्चों। तो अपन इनके अलावा अपन बात करें ना बच्चों, तो हम क्या कहते हैं कि भाई जो भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट का साइज छोटा होता है, ठीक है। वैसे इनको भी काउंट कर सकते हैं अपन। तो एलिमेंट जो होते हैं बच्चों, जिनका साइज छोटा होता है, वो ईजिली इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करते, वो ईजिली इलेक्ट्रॉन देना नहीं पसंद करते हैं, तो उनका साइज बहुत छोटा होता है। उनके साथ बॉन्डिंग जो बनती है ना, बॉन्ड बनते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं बच्चों। बात समझे मेरी, ठीक है। इसलिए उनके ऊपर हाईली नेगेटिव चार्ज रहते हैं। बहुत सारे मोस्टली सब्सटेंस पे आपको मिलेंगे, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन जो है ना, इन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। लेकिन अगर आप टॉप टू बॉटम चलोगे तो आप क्या बताओगे, जैसे नीचे इन्हीं के ग्रुप वाले जो लोग होंगे ना, इनकी फैमिली वाले, वो क्या होंगे, वो ऐसे होंगे कि ठीक है ले लो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब उनका साइज बढ़ जाता है, ठीक है। अपन कह सकते हैं इनकी एज कम है, कम एज वाले हैं, तो क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करते हैं, छीनने की कोशिश करते हैं। और इनकी फैमिली में जो सबसे बुजुर्ग है, सबसे नीचे की तरफ हैं, वो क्या सोचते हैं, वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, किसी को चीज़ दे देनी चाहिए तो अच्छी बात होती है, तो वो दान करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये लेना प्रेफर करते हैं, वो देना प्रेफर करते हैं। बात समझ गए। तो जैसे अपन यहाँ पे जब पीरियोडिक टेबल में बच्चों बात करते हैं, तो हम क्या बताते हैं कि टॉप टू बॉटम चलने पर शेल भी बढ़ रही है, शेल के साथ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अपने इलेक्ट्रॉनों पर कम होता चला जाता है। वो इफेक्ट करता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, वही चीज़ अपन पढ़ेंगे। मैंने क्या बोला बच्चों, यहाँ पे जितने भी प्रॉपर्टीज आप देखोगे, हर प्रॉपर्टी एक दूसरे से मिलती जुलती होगी। पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। अपन ने बच्चों यहाँ पे बीपी और एमपी के लिए अपन बात कर रहे हैं। बीपी और एमपी क्या होता है वो समझ में आ गया आपको। अब अपन ने बात करी बच्चों बॉन्डिंग की, है ना। किसी कंपाउंड में बॉन्डिंग कितनी कम है कि कितनी ज़्यादा है। आपने देखा बच्चों NaCl को देखा है, सोडियम क्लोराइड, नमक होता है, नमक पानी में आसानी से घुलता है, पर कभी आपने देखा कि सोडियम और क्लोराइड को अलग कर ले अपन, नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि सोडियम का आकार भी छोटा होता है, क्लोरीन का आकार भी छोटा होता है, तो इनके बीच में बॉन्डिंग होती है बच्चों, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इस आप उसको आसानी से तोड़ नहीं सकते। तो आप ये समझो बच्चों, जिसका साइज छोटा होता है, वो साइज छोटे वाले एलिमेंट जो होते हैं वो थोड़े जिद्दी होते हैं,
जिद्दी होने का मतलब आसानी से टूटते नहीं है। अगर वो आसानी से नहीं टूटते हैं इसका मतलब उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो बच्चों कि अपन कहते हैं लेफ्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका के शेल तो है, के शेल से कोई मतलब नहीं है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब बच्चों अपन एल शेल की बात करते हैं जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन आने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आने के बाद न्यूक्लियस का इसके साथ क्या होता है बच्चों, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, क्योंकि आप जानते हो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, और बाहर आउटर मोस्ट में क्या इलेक्ट्रॉन बैठे हुए जिनमें क्या होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, और वो अट्रैक्शन होता है वो बहुत अट्रैक्शन इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि वो इलेक्ट्रॉनों को बाइंड करके रखता है। मतलब अब इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर नहीं जा सकते हैं, उनको बांध के किसने रख रखा है, न्यूक्लियस के प्रोटॉनों ने। मेरी बात समझ गए? इसका मतलब इनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनी। स्ट्रॉन्ग कैसे बनी, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है। इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई कि अब आप इनको क्या करोगे, बॉईल करने के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। बॉईल करने का मतलब मॉलिक्यूल को तोड़ना, इलेक्ट्रॉनों को अलग करना। तोड़ने का मतलब क्या हुआ बच्चों, आप इनको बॉइलिंग पॉइंट बॉईल करोगे तो मतलब क्या करोगे, मान लो कि एक सब्सटेंस है जिसके क्या है इलेक्ट्रॉन, ये इस तरह से उसके पार्टिकल अरेंज है, ठीक है, ये मान लेते हैं, ऐसे बड़े बड़े कर लेते हैं अपन, इतने पास पास हैं, तो सीधी बात है इस चीज़ को अपन को तोड़ने के लिए अपन को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल इतने पास पास चिपके हुए अटैच है कि आपको तोड़ने के लिए ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा। इन मॉलिक्यूलों को अलग करना ही तो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, तोड़ना। मेल्टिंग पॉइंट भी वही होगा, ठीक है, जो मॉलिक्यूल पास पास है, जैसे आइस है, आइस मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट होती है बच्चों, आइस मतलब मेल्ट होती है तो मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट होती है, और वही लिक्विड को आप बॉईल करते हो तो गैस में कन्वर्ट होता है। मतलब आप क्या कहोगे, मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहे हैं। मॉलिक्यूल को दूर दूर जाने के लिए आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब अपन क्या कहते हैं बच्चों, जो लूजली बाउंड है, जो ऐसे बंधे हुए ठीक है कोई तो तोड़े हमें निकल जाए हम, उनका बीपीएमपी कम होगा, हाँ कि नहीं। और जिसका अपन कहें कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है वो आसानी से अलग ही नहीं हो रहे, तो उनके लिए बीपी अपन को मतलब ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब तो पिघले, अब तो बॉईल हो, तब जाके वो बॉईल होना चालू हो जाएगा। तो आप ये मान सकते हो बच्चों, जिन एलिमेंट्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है उनका बीपीएमपी ज़्यादा होता है, जिनकी वीक बॉन्डिंग है उनका बीपीएमपी कम होता है। और क्यों हो गया वो समझ गए आप, अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा रहेगा तो बंधे हुए रहेंगे, आसानी से अलग नहीं होंगे। अगर किसी 2 बच्चों में अपन बात कर लेते हैं बच्चों, क्लास में भी अगर आपकी अपने फ्रेंड से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, कोई भी दूसरा तीसरा तोड़ने की कोशिश करे नहीं तोड़ोगे, बहुत अच्छे पक्के फ्रेंड्स हो आप बचपन से ही, मान लो स्कूलिंग आपकी साथ ही रही है, तो कोई तीसरा फ्रेंड आके तोड़ने की कोशिश करे नहीं होगा। और जो नए नए दोस्त बने, कोई तीसरा दोस्त बीच में आ जाए और भड़का दे कि भाई वो ऐसा है वो वैसा है, तो क्या होगा, दोस्ती टूट जाएगी। बॉन्डिंग किसकी ज़्यादा थी, जो बचपन से साथ पढ़ रहे हैं, वो एक दूसरे को जानते हैं अच्छे से, बॉन्डिंग अच्छी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो अभी नए नए दोस्त बने वो तो क्या है, वो थोड़े वीक ही बॉन्डिंग है उनकी, अभी तो टाइम ही नहीं हुआ उनकी दोस्ती को कि तीसरे ने आके तोड़ भी दिया। बात समझ गए। और उनकी दोस्ती जिनकी 10 साल पुरानी है तो उनको तोड़ने के लिए कितने मेहनत करनी पड़ेगी, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, और पता नहीं टूटे वो बात अलग है। तो वही बात हो गई बच्चों यहाँ पे, बीपीएमपी का मतलब हाई टेम्परेचर देना। बात समझ गए, ठीक है। जिनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है वो अपनी स्टेज में रहना पसंद करेंगे, इसलिए सॉलिड मेल्ट नहीं होगा और लिक्विड बॉयल नहीं होगा इजीली बोल रही हूँ मैं, होंगे तो बच्चों, लेकिन टेम्परेचर आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। और जिनका और ये जो अपने कह दिया बीपीएमपी, उनका वैल्यू क्या होगा, कम होगा, जो इजीली टूट जाएंगे। और आप ये बात ध्यान रखो बच्चों, जिनका साइज छोटा होता है ना, साइज छोटा होने का मतलब क्या है, आपकी शेल कम है, न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉनों को इजीली कंट्रोल कर पा रहा है, हाँ कि नहीं, न्यूक्लियस बाहर के इलेक्ट्रॉनों को इजीली कंट्रोल कर पा रहा है, इसकी रेंज यहाँ पे आ रही है, इन दोनों की रेंज मिल रही है, कनेक्शन क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो गया। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने की वजह से बच्चों क्या होगा कि इनका बीपीएमपी ज़्यादा होगा। अब ये देख लो कि ये भी शेल आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, अब न्यूक्लियस कहाँ तक ध्यान रखेगा, एक टाइम तक तो इसकी कनेक्टिविटी टूट जाएगी। वाईफाई का कनेक्शन मान लो, सेंटर में वाईफाई लगा हुआ है और आप उसके चारों तरफ, जब तक आप उसकी रेंज में रहोगे स्ट्रॉन्ग इंटरनेट आता रहेगा। उससे थोड़ा सा दूर जाओ और दूसरे कमरे की तरफ चले जाओ तो जहाँ से आप हटे आपका कनेक्शन लूज हो गया, लॉस्ट हो गया। कनेक्शन लॉस्ट होती है, आपकी जो कनेक्टिविटी थी बच्चों कम हो जाएगी, कट जाएगी। बात समझे मेरी। और कनेक्टिविटी के कम होते ही क्या हो गया, आपका कनेक्शन लॉस्ट हो गया, ठीक है। कनेक्शन लॉस्ट होने की वजह से क्या हो गया बच्चों, कनेक्शन आपका टूट गया, और टूटने की वजह से क्या हो गया, यहाँ जो अपना अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा था वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो आज़ाद हो गए, है कि नहीं। अब जहाँ पे कनेक्शन था, कनेक्शन क्या हो गया बच्चों, आपका टूट गया। टूटने की वजह से ये जो है, इनको बाहर वालों को कोई ध्यान देगा ही नहीं, हाँ कि नहीं, ठीक है। इसको अपन और तरीके से समझ सकते हैं, वो टीचर वाला एग्जांपल हमेशा देती हूँ बच्चों में, ठीक है। टीचर यहाँ बैठा है, मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, मुझे कहा यहीं पे खड़े रहो, आपको पीछे नहीं जाना। अब मुझे सिर्फ 2 लाइन तक मेरी नज़र जा रही है, उन बच्चों को मैं चीटिंग करने से रोक सकती हूँ एग्जाम के लिए, लेकिन जो बच्चे 4th 5वीं 6ठी लाइन में बैठे हैं उन तक मेरी नज़र ही नहीं जा रही,
और मैं ऐसी बंधी हुई हूँ कि मैं वहाँ नहीं जा सकती, मतलब मुझे यहीं से ध्यान देना है, तो 2 या 3 लाइन तक को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, चौथी पांचवी छठी लाइन को मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकती। वो बच्चे चुपचाप किताब खोल के लिख भी रहे होंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, बच्चों चीटिंग कर रहे हैं तो भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि मेरी नजर नहीं जा रही वहां तक। तो न्यूक्लियस का जितने इलेक्ट्रॉनों पे छोटा साइज होने का मतलब न्यूक्लियस का कंट्रोल रहता है अपने इलेक्ट्रॉनों पर। इस चक्कर में क्या होता है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा वर्क करता है। मेरी बात समझ गए? लेकिन जब बच्चों अपन बात कर लेते हैं किसकी, अपन बात करते हैं ऐसे एलिमेंट जिनकी शेल का नंबर बढ़ता जा रहा है टॉप टू बॉटम चलने पर साइज बढ़ता है, न्यूक्लियस का इनके ऊपर ध्यान देने की प्रॉपर्टी कट जाती है, क्योंकि बीच में दूसरे एलिमेंट आ जाते हैं, वो यहीं तक ध्यान दे पाता है, बाकी पीछे वाले फ्री हो जाते हैं, उन पे ध्यान ही नहीं दे पाता। इसका मतलब क्या होगा, वो आसानी से टूट सकते हैं, इसका मतलब उनका VPMP ज़्यादा होगा। बात समझ गए इतनी? ठीक है। अब आते हैं बच्चों स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अपन ने जो बात करी ना बच्चों, अभी मैंने आपको समझा दी है ये चीज़। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस का अपने बाहर के जो इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसी को अपन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। बात समझे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब आपका न्यूक्लियस क्या कर रहा है, आपका न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों पर क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, उनको अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब न्यूक्लियस अट्रैक्ट करने का मतलब न्यूक्लियस के प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि खुद पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो न्यूक्लियस के प्रोटॉन जब बाहर के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करते हैं तो वो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ही क्या कहलाता है बच्चों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। और आप क्या कह सकते हो, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको अपन Z इफेक्टिव से बताते हैं। Z तो आपका क्या हो जाता है बच्चों, Z आप क्या बताते हो, एटॉमिक नंबर से बताते हो, कैपिटल Z। और यहाँ पे Z इफेक्टिव क्या हो गया बच्चों, आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया। ठीक है। अब Z इफेक्टिव बढ़ेगा, इसका मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा मतलब कंपाउंड क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास भी मेरी यही है ना, नेक्स्ट क्लास भी तो मेरी यही है। ये पहली क्लास वैसे बायो की थी, वैसे पूजा मैम की थी ना, तो इसके बाद वाली मेरी थी ना, तो मैं 2 घंटे ले लूँ कंटिन्यू, शूट चलने दो, क्योंकि इसके बाद कहाँ लेना है फिर। नहीं 4 to 5 थोड़ा ना, 5 to 6 है ना 12th में। तो अभी 12th में होती, फिर 11th में होती, फिर 12th में होती। 2 क्लास करी थी सर ने। नहीं एक बार पूछो ना सर से, सिर्फ 2 आज के लिए करी थी वो तो, क्योंकि मैम का वो था ना, शूट था ना, इसके चक्कर में। अच्छा 11th का भी लेंगे क्या, ठीक है चलो ठीक है, वो फ्री होते मेरे को बता देना, आप इशारा कर देना, मैं जब तक से ये करवा देती हूँ फटाफट, है ना। ठीक है, वरना मुझे लगा तो मैं 2 ले लेती इनके बच्चों के 2 घंटे। चलो देखते हैं फिर, कोई बात नहीं, हाँ अगर हो तो मुझे बता देना, है ना। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई ना बच्चों को, क्या बात करी अपन ने। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज असल में क्या होता है, न्यूक्लियस का अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों पर लगाया गया चार्ज, जो जितना अट्रैक्शन फोर्स से खींचेगा उतना इफेक्टिव चार्ज बढ़ेगा। अब सीधी सी बात है बच्चों, अगर अपन लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलने पर शेल तो आपकी नहीं बढ़ी लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इससे आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो आप कह सकते हो बच्चों लेफ्ट टू राइट चलने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेकिन टॉप टू बॉटम आने पर घट जाता है। क्यों घटता है, क्योंकि न्यूक्लियस की भी तो कोई ना कोई रेंज होगी, उसके बीच में दूसरे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों पर अपना क्या करता है, वो फोर्स रख ही नहीं पाता, अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं कर पाता। तो आप बच्चों कहोगे लेफ्ट टू राइट चलने पर बढ़ता है, लेकिन टॉप टू बॉटम आने पर ही कम होने लगता है, डिक्रीज होता है। इतनी बात समझ में आ गई। और दूसरा पॉइंट बच्चों इसी के अंदर बात पढ़ोगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, ये देखो, जैसे अपन ने न्यूक्लियस की बात करी, न्यूक्लियस के बाद अपन कहते हैं ये आ गए आपके दूसरे शेल्स आ गए बच्चों। अब आपको पता है K में S के इलेक्ट्रॉन होते हैं, L में S और P के होते हैं, और उसके बाद M आता है बच्चों, M में क्या होते हैं S P D, और N में आ जाता है बच्चों आपका S P D F। ठीक है, और उसके बाद अपन M N O कर देते हैं, और फिर S P D F ही चलते रहेंगे वो। लेकिन ये कौन से हो गए, ये 1 वाले, ये 2 वाले, 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले। बात समझ गए। अब अपन क्या बात कर रहे हैं बच्चों, इसको गौर करना, ठीक है। हाँ आ जाओ, उधर ही बैठ जाना, इसके पीछे वाली पे ना, वो कैमरा हिल जाएगा तो दिक्कत आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों समझना, गौर करना इस चीज़ को, मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अपन ने क्या बोला, न्यूक्लियस से S पे 1 वाले फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे आपका L S P आ गए, S P D आ गए, फिर S P D F आ गया बच्चों। ठीक है, 1 2 3 ये 4th वाला और ये 5th वाला। अब 4 तक अपन क्या कह देते हैं बच्चों, चारों ऑर्बिटल आ चुके हैं S P D F। अब S P D F वाले जो हैं, इसमें अगर अब मैं बात करूँ तो इसमें कितने नंबर थे इलेक्ट्रॉन के, 2 8 18, और लास्ट वाले में 4th वाले में 32। अब बच्चों आप खुद देखो, जब ये 32 इलेक्ट्रॉन होंगे
तो ये सारे इलेक्ट्रॉन मिलके न्यूक्लियस पे क्या करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। टोटल 32 कितने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर 32 इलेक्ट्रॉन सारे एक साथ मिल जाएं तो 32 प्रोटॉन और 32 इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत हाई लेवल का होगा। और वो हाई लेवल का इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो इतना अट्रैक्शन क्रिएट कर देता है बच्चों कि उसके पीछे वाले जो है ना, वो पीछे वालों तक वो अट्रैक्शन पहुंच ही नहीं पाता। मेरी बात समझे? इसका मतलब क्या हुआ कि 4th नंबर वाला जो शेल था ना, ये 4th वाले इलेक्ट्रॉनों ने बीच में इतना घेर लिया कि भाई न्यूक्लियस की पहुंच अगले 5th वाले तक तो ये जाने ही नहीं दे रहे। तो इन्होंने क्या किया बच्चों, 4th वाली शेल ने एक स्क्रीन क्रिएट कर दी। स्क्रीन का मतलब एक बीच में प्रोटेक्टिव लेयर बना दी। अब इस लेयर के बाहर न्यूक्लियस का चार्ज जाएगा ही नहीं, तो वो जो लेयर बनती है बच्चों उसको अपन क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। मतलब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट 4th वाले की वजह से हुआ, ये सबकी वजह से होता है, अलग अलग शेल की वजह से। तो 4th का स्क्रीनिंग इफेक्ट बच्चों क्या किया, उसने 5th वाले को बचा लिया, हाँ कि नहीं? या आप क्या कह सकते हो कि भाई इस क्लास में एग्जाम हो रहा है, 4th क्लास में बोल देती हूँ, 1st में बेंच में बच्चे बैठे हैं, 2nd में बैठे हैं, 3rd में बैठे हैं, मेरी नज़र जा रही है, 4th तक मेरी नज़र जा रही है। और 4th वाली लाइन में क्या हुआ बच्चों की बहुत लंबे लंबे हाइट के बच्चे बैठ गए, लंबे लंबे हाइट के जो बच्चे थे या लड़के थे उनको 4th लाइन में बैठा दिया रो में, और सबको एक साथ बैठा दिया। अब एक साथ बिठाने से जो 5th और 6th लाइन में बैठे हैं बच्चे, वहाँ तक मेरी नज़र ही नहीं जा रही, मैं चीटिंग करने से रोक ही नहीं सकती। एग्जाम चल रहा है और बीच में लंबे लंबे बच्चे बैठ गए, तो पीछे वालों तक नज़र जाएगी क्या मेरी? दिखेंगे ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि भाई चीटिंग भी कर रहे हैं कि क्या। तो क्या किया 4th बेंच ने, एक स्क्रीन क्रिएट कर दी, एक स्क्रीनिंग इफेक्ट लगा दिया कि मेरा इफेक्ट सिर्फ वहाँ तक पहुँच पा रहा है, उसके पीछे पहुँच ही नहीं पा रहा, उसके पीछे तक मेरी नज़र ही नहीं जा पा रही। मान लो मेरी हाइट और भी कम है और बच्चों की ज़्यादा है, तो बैठे हुए बच्चे ज़्यादा लंबे लंबे दिखाई दे रहे हैं और पीछे वाले तो दिख ही नहीं रहे। तो क्या किया 4th वाली बेंच ने, क्या किया, एक स्क्रीन क्रिएट कर दी, स्क्रीनिंग बना दी। तो वो इफेक्ट बच्चों आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाता है, जिसको अपन सिग्मा से बताते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो गया बच्चों कि एक लेयर जिसने क्या करा, न्यूक्लियर चार्ज को अपने तक ही रोक लिया, उसको और फर्दर आगे जाने नहीं दिया, एक स्क्रीन क्रिएट कर दी, शील्ड बना दी। एक शील्ड बनने से क्या होगा कि आगे वो चार्ज, वो इफेक्ट वो जा ही नहीं पा रहा, तो उसको अपन बच्चों स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। शील्ड बना लेना, स्क्रीन बना लेना, स्क्रीनिंग इफेक्ट। जैसे आप ओजोन लेयर पढ़ते हो ना, ओजोन लेयर बच्चों अपन लोग पढ़ रहे हैं, ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है, क्योंकि जो ओजोन लेयर की जो स्क्रीन थी, अपन कहेंगे एक लेयर थी, वो क्या होती जा रही, खराब होती जा रही है, क्योंकि वो पॉल्यूशन से खराब होती जा रही है बच्चों। मतलब उसका कि वो जो स्क्रीन करता था, इसका मतलब जो सन रेज से हार्मफुल रेज आती थी वो अपने अंदर ही एब्जॉर्ब करके फिर नीचे भेजती थी, छान के, अपन ये कह सकते हैं छान के वो लेयर्स को अंदर भेजती थी। कौन, किसको? रेस को, सन रेस को। लेकिन आजकल क्या हो गया कि अगर वो बीच में से हट गई तो डायरेक्ट रेज आती हैं, मतलब उसका शील्डिंग इफेक्ट हट गया। वो भी तो एक शील्ड क्रिएट कर दिया था उसने कि सारी रेस को अंदर आने ही नहीं देती थी। ऐसे ही यहाँ पर न्यूक्लियस के चार्ज को ये वाले क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू एक साथ इलेक्ट्रॉन जाने ही नहीं देते आगे, वही जो उन्होंने एक लेयर बना दी उसको अपन शील्ड कहते हैं, और इफेक्ट आपका शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाता है। एक स्क्रीन बना दी ना, इफेक्ट को आगे जाने नहीं दे रहे। पॉइंट समझ में आ गया बच्चों, क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब बच्चों बात कर लेते हैं अपन एटॉमिक रेडियस की। ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए, कोई डाउट नहीं है बच्चों? ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं रेडियस की। रेडियस मतलब क्या हुआ, एटम की रेडियस। एटम की रेडियस का मतलब क्या होता है बच्चों, ये आपका एटम है और ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से जितने डिस्टेंस होगा वो उसकी रेडियस कहलाती है। रेडियस अपन ऐसे ही निकालते हैं किसी भी चीज़ के लिए, और एटॉमिक रेडियस निकालनी है, एटम की रेडियस तो आप बताओगे न्यूक्लियस का अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी है, उसको अपन एटॉमिक रेडियस से बताते हैं। 4 टाइप की रेडियस देखोगे बच्चों। पहली होती है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस का मतलब जब दो एलिमेंट में कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई है तो उनके न्यूक्लियस का कितना डिस्टेंस है उसको अपन कोवेलेंट रेडियस से बताते हैं। जैसे ये जो मैंने DAA लिखा है, AA का मतलब आप क्या ले सकते हो बच्चों, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, AA मतलब हाइड्रोजन ने मिलकर H2 बना दिया, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई है, हम जानते हैं बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई एक एक से। अब अपन ने क्या कहा बच्चों कि हाइड्रोजन की जो न्यूक्लियस होंगे, जैसे अपन ये हाइड्रोजन ले रहे हैं और उसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसका जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस इतना आ गया। इस डिस्टेंस को, इस पूरे डिस्टेंस को जब अपन 2 से डिवाइड करेंगे तब आपका रेडियस निकलेगा, और वो रेडियस क्या होगा, एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस होगा। ये होगा इस तरीके से। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई बच्चों, पॉइंट समझ में आ गए किस तरीके से। यहाँ पे मैंने कहा कि भाई 2 हाइड्रोजन एटम है, उन एटम के बीच का जो न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कह सकते हैं अपन इसको। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस D से बताया मैंने। AA के लिए वो डिस्टेंस मान लेते हैं अपना आया था कितना, 6 मीटर आ गया था, 6 सेंटीमीटर आ गया था। 6 सेंटीमीटर को जब 2 से डिवाइड करोगे तो बच्चों आपका रेडियस निकल के आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, वो आपकी रेडियस कहलाएगी।
क्लियर हो गया बच्चों ये। तो कोवेलेंट की वजह से आई तो कोवेलेंट रेडियस नाम दे दिया। अब सेकंड बच्चों बात करते हैं आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस हम कहते हैं बच्चों बॉन्डिंग जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग जो शेयरिंग से होता है, एक आयनिक बॉन्डिंग होती है जो सीधा इलेक्ट्रॉन आप दे देते हो, देने वाला पॉजिटिव बन जाता है, लेने वाला नेगेटिव बन जाता है। अब बच्चों अपन बात करते हैं आयनिक रेडियस दो टाइप की होती है, कैटायन की जो होगी वो कैटायनिक हो गई, एनायन की जो होगी वो एनायनिक हो गई। अब ध्यान देना, अब ये NaCl का सोडियम, ये आपका क्लोरीन। सोडियम क्या होता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन होता है नेगेटिव चार्ज। सोडियम क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन दे चुका होता है। क्लोरीन नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले चुका होता है। अब सोडियम के केस में बच्चों आप देखोगे तो पहले इसकी क्या आती है, ये तो आपका क्या होता है 1s2, इसका 2s2, 2p6 और 3s2, 3s1, 11 नंबर होते हैं, है ना। K शेल आ चुकी होती है, L भी भर चुकी होती है और M में ये पहला इलेक्ट्रॉन रखता है। तो ये क्या कहता है इतनी बड़ी शेल को कौन भरेगा, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, वो 2 आ गए, 8 आ गए, अब 18 चाहिए M में, तो ये क्या करते हैं एक इलेक्ट्रॉन देकर ये शेल को ही हटा लेता है। तो अब क्या कहोगे, कैटायन का साइज अपने नॉर्मल मेटल से, नॉर्मल एलिमेंट से छोटा हो गया। अगर मैं कहूँ बच्चों Na जो था इसका साइज इतना था तो Na+ का छोटा हो गया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और अपनी शेल हटा ली। ये बात समझे आप। तो अपन हमेशा कहते हैं कैटायनिक रेडियस जो होती है ना बच्चों, उसका साइज जो होता है, रेडियस का मतलब क्या हुआ, इसी कैटायन और एनायन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस, इनके न्यूक्लियस से इसका कितना डिस्टेंस है, वही तो बताओगे आप उसको रेडियस में, हाँ कि नहीं। कैटायन के लिए बच्चों बात करते हैं अपन, कैटायन का साइज अपने ओरिजिनल एलिमेंट से कम होता है, छोटा होता है। क्यों होता है, आपने सोडियम का केस देख लिया, ऐसे बाकी सबके केस में होता है बच्चों। क्लोरीन का केस जो अपन कहते हैं, अपने एनायन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, तो इसका साइज कंपैरेटिवली बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो आप कहोगे कैटायन साइज में छोटा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे चुका, एनायन जो इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, उसका साइज अपना कंपैरेटिवली बड़ा होगा, ठीक है। तो आप कहोगे कैटायन एनायन में इनकी अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो ऑब्वियसली इसकी रेडियस कम आएगी और इसकी रेडियस ज़्यादा आएगी। जिसका साइज बड़ा है उसकी रेडियस भी ज़्यादा, जिसका साइज छोटा है उसकी रेडियस भी कम। पॉइंट समझ गए बच्चों, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपन मेटालिक रेडियस की। मेटालिक रेडियस का मतलब कि मेटालिक बॉन्ड बना होगा दो जनों के बीच में, मेटल का बॉन्ड, दो मेटल आयन है उनके बीच में बॉन्डिंग हुई है बच्चों, तो आप कहोगे मेटालिक बॉन्ड बना है। उस मेटालिक बॉन्ड में वही दो एलिमेंट सेम, वही कोवेलेंट के लिए 2 थे, मेटल के लिए 2 एलिमेंट आ गए। इन दोनों के बीच का जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपकी मेटालिक रेडियस निकल के आ जाएगी। मेटल की रेडियस मेटालिक रेडियस, कोवेलेंट बॉन्ड वाली रेडियस कोवेलेंट रेडियस कहलाएगी। आयनिक रेडियस आयंस की वजह से, मेटालिक बॉन्ड की वजह से जो रेडियस निकल के आएगी वो मेटालिक रेडियस हो गई बच्चों। और उसके बाद लास्ट वाली अपन बात करते हैं वॉन डेर वाल रेडियस। वॉन डेर वाल रेडियस असल में क्या होता है बच्चों, अपन कहते हैं ना ये जो एलिमेंट C जमे हुए हैं, देखो अगर मैं बात करूं कि किसी भी मैटर के अंदर जो पार्टिकल उसके अरेंज हैं उनमें अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, और वो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है बच्चों, वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि अगर देखा जाए तो बाकी के कंपैरिजन में वीक होता है। अट्रैक्शन मतलब सिर्फ जुड़े हुए, आपने उनको गर्म किया, हीट किया तो वो टूटने लग जाएंगे, दूर होने लग जाएंगे। तो ये वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बच्चों अपन बात करते हैं कि दो कोई भी एलिमेंट आपस में वॉन डेर वाल फोर्स से जुड़े हुए हैं या उसके पार्टिकल आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये इतने डिस्टेंस पे होंगे, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा बच्चों वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्डिंग में जब अपन बात करते हैं वॉन डेर वाल है बच्चों, और कोवेलेंट पे बात करोगे तो आप कहोगे दोनों पास पास होते हैं, इसलिए कोवेलेंट जो रेडियस आती है उसको अगर आप डबल कर दोगे तो आपकी वॉन डेर वाल रेडियस निकल के आएगी। देख के समझ में आ रहा है क्या। वॉन डेर वाल के अंदर अपन कहते हैं दो पार्टिकल इतनी दूरी पे होते हैं जिसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है वॉन डेर वाल वाला, इसलिए दोनों पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों, ज़्यादा पास पास नहीं होते, थोड़े दूर दूर होते हैं। इतनी बात समझ गए। अब उनके बीच की रेडियस अगर आप वॉन डेर वाल की ऐसे केस में रेडियस निकालो और इसकी कोवेलेंट वाली की ऐसे रेडियस निकालो तो आप क्या कहोगे, कोवेलेंट रेडियस को अगर आपने डबल किया तो वॉन डेर वाल आएगी बच्चों। बात समझ गए, ठीक है। अगर मैं ये डिस्टेंस बताऊँ ये 12 है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो आपका कितना निकलेगा, 6 ही निकलेगा, ठीक है। इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी आएगी बच्चों, 3, इसकी रेडियस आएगी 6, और ये 6 को बराबर करना हो तो 6 = कितना हो जाएगा, 2 × 3, तभी आपका 6 आंसर आएगा। बात समझ गए इतनी बच्चों। 4 टाइप की आपको ये समझ में आ गई रेडियस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस हम लोगों ने देख लिया बच्चों, 4 टाइप की हो सकती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग से कोवेलेंट रेडियस, आयनिक बॉन्डिंग से आयनिक रेडियस, तीसरा आपका हो गया मेटालिक बॉन्ड से मेटालिक रेडियस, और फोर्थ वाला बच्चों वॉन डेर वाल फोर्स से आपका जो अट्रैक्शन फोर्स से रेडियस निकलेगा वो वॉन डेर वाल रेडियस कहलाएगी। इसमें कोई डाउट है तो पूछो बच्चों, समझ में आ गया। रब कर दूं इसे।